हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रवि यादव क्लासेस पर। मैं हूं रवि और आज हम डिस्कस करेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट कौन से ईयर में इनैक्ट हुआ था? तो ये 1972 में इनैक्ट हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी टू द एम्प्लॉय। ठीक है, एक ग्रेजुएटी अमाउंट एम्प्लॉय को पे किया जाता है, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश और मोर वर्कर्स कैरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद द एड ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूट अ फैक्ट्री एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1942। ठीक है, तो ये ग्रेजुएटी एक्ट जो है कितने एम्प्लॉयज़ होने पर अप्लीकेबल होता है एक फैक्ट्री के ऊपर? तो इन फैक्ट्री दो चीज़ें दी गई है। अगर फैक्ट्री ऑपरेट करती है विद द एड ऑफ पावर, ठीक है, कोई फैक्ट्री होती है जहाँ पे पावर का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। बहुत सारी फैक्ट्री होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता है। बहुत सारी फैक्ट्री रन करती है विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फैक्ट्री जिसमें एड ऑफ पावर का यूज़ होता है, जिसमें पावर का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी उस फैक्ट्री में है, तो उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय होने पर ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा? तो उसमें मिनिमम 10 और मोर, ठीक है, 10 और मोर, 10 प्लस वर्कर होने पे उसके ऊपर ग्रेजुएटी एक्ट अप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, अगर विदाउट एड ऑफ पावर है, ठीक है, अगर कोई फैक्ट्री है जो रन कर रही है विदाउट द एड ऑफ पावर, ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ के कोई फैक्ट्री है, तो उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स होने चाहिए ग्रेजुएटी एक्ट को अप्लाई होने के लिए? तो वहाँ पे 20 प्लस एम्प्लॉई अगर होंगे इन एनी वर्किंग डे ऑफ प्रीवियस 12 मंथ, मतलब पिछले 12 महीने में किसी भी एक दिन अगर 20 एम्प्लॉई हो गए तो उनके ऊपर ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर फैक्ट्री विद द एड ऑफ पावर है तो 10 प्लस वर्कर, अगर पावर से है तो 10 प्लस वर्कर किसी भी एक दिन पिछले 12 महीने में अगर किसी भी दिन 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई उनके पास हो गए, वर्कर हो गए, तो उनके ऊपर ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। एंड एक और फैक्ट है कि वंस ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल हो गया किसी इस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री पे, देन इट विल बी अप्लीकेबल फॉर ऑल। ठीक है, फिर चाहे एम्प्लॉय अगर कम भी हो जाए, वर्कर कम भी हो जाए, स्टिल द ग्रेजुएटी एक्ट विल बी अप्लीकेबल ऑन देम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1965 अप्लाइज टू। ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? तो फैक्ट्री, माइन, पोर्ट, रेलवेज, कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये इन सभी के ऊपर अप्लीकेबल होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट हैज अमेंडेड टू एनहांस द सीलिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी टू। तो अभी इसमें पूछा है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट को अमेंड किया गया है, ग्रेजुएटी सीलिंग जो ग्रेजुएटी की है वो क्या है? तो अपर लिमिट ग्रेजुएटी का है 25 लाख। ठीक है, ये 25 लाख हुआ है 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, ठीक है, ये 25 लाख एनहांस हुआ है ग्रेजुएटी का 1 जनवरी 2024। Before 1 January 2024, the upper ceiling limit was 20 लाख। ठीक है, इसके पहले 20 लाख था
और अभी 25 लाख है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड इन अ एस्टैब्लिशमेंट फॉर इट टू कम अंडर द परव्यू ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एस्टैब्लिशमेंट का, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट, शॉप्स या एस्टैब्लिशमेंट, किसी शॉप या एस्टैब्लिशमेंट में कितने मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर होने चाहिए कि वो ग्रेजुटी एक्ट के अंदर में उसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसके लिए मिनिमम 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, 10 नंबर ऑफ वर्कर्स अगर किसी शॉप या एस्टैब्लिशमेंट में हो जाते हैं तो उसके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट अप्लीकेबल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज इन द ऑपरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। इनमें से कौन सी अथॉरिटी इम्पोर्टेंट फंक्शनरी है फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट? तो हमारा आंसर है कंट्रोलिंग एंड अपेलेंट अथॉरिटी, ठीक है। जो कंट्रोलिंग एंड अपेलेंट अथॉरिटी है वो इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज है फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वेजेस। वेजेस में क्या इंक्लूड नहीं किया गया है? तो वेजेस में डीए आता है, बेसिक सैलरी आती है, बोनस नहीं आता, ठीक है। बोनस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वेजेस फॉर ग्रेजुटी पर्पस। ओनली डियरनेस अलाउंस एंड बेसिक्स विल बी एडेड फॉर द ग्रेजुटी पर्पस, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर ऑफ डेज ऑन विच employee has actually worked under an employer shall be include the days on which has actually worked under the employer shall include the days on which। यहाँ बोला है कि कौन से नंबर ऑफ डेज on which employee has actually worked अंडर द एम्प्लॉयर शैल इंक्लूड द डेज ऑन विच। मतलब ग्रेजुटी कैलकुलेशन के लिए कौन से डेज को इंक्लूड किया जाना चाहिए। ही हैज़ बीन लेड ऑफ, मतलब वर्कर आया है लेकिन अगर काम नहीं है उसके पास में, एम्प्लॉयर के पास कोई काम नहीं है देने के लिए, तो उससे छुट्टी दे दी, तो उसे वर्क, उस दिन को वर्क में काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुटी। या फिर ही हैज़ बीन ऑन लीव विथ फुल वेजेस, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ईएल वगैरह जो होती है उसमें पेड वेजेस पे वो छुट्टी पे होता है। दैट मीन्स इन ड्यूरिंग द लीव पीरियड ऑल्सो ही इज गेटिंग हिज सैलरी फॉर दैट लीव, सो दैट ऑल्सो विल बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुटी। ही हैज़ बीन एब्सेंट ड्यू टू टेम्पररी डिसेबलमेंट, मतलब वो काम करना चाहता था लेकिन उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया जिससे वो टेम्पररी डिसेबल्ड हो गया कुछ टाइम के लिए। आफ्टर दैट ही ज्वाइन द वर्क, सो दैट पीरियड एब्सेंट ड्यू टू टेम्पररी डिसेबलमेंट, वो पीरियड भी काउंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुटी। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंटिन्यूअस पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुटी 1972। तो इसमें से कौन से फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ फॉर द ग्रेजुटी पर्पस। तो इनमें से कौन सा वाला कंटिन्यूअस पीरियड में काउंट होता है? तो जैसा कि हमें पता है ग्रेजुटी के लिए मिनिमम 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस चाहिए होती है फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, फॉर एलिजिबिलिटी, फॉर गेटिंग एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। तो किसी भी एम्प्लॉय को मिनिमम 5 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तब जाके उसको ग्रेजुटी मिलेगी। तो
वो कंटिन्यूस पीरियड 5 साल का, उसमें कौन से फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट विल बी इंक्लूडेड होने चाहिए। तो जैसे कि मानते हैं लीगल टर्मिनेशन फ्रॉम द सर्विस, किसी को निकाल दिया, लीगली निकाल दिया, कुछ उसके कुछ लीगल इश्यूज की वजह से, तो वो क्या वो कंस्टिट्यूएंट करेगा इस कंटिन्यूस पीरियड को? तो नहीं। मैटरनिटी ब्रेक, मतलब कोई एक फीमेल एम्प्लॉई है, उसने मैटरनिटी लीव ली है 180 डेज की, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन दी कंटिन्यूस। उसको भले ही वो 180 डेज छुट्टी पे है, बट स्टिल दैट विल बी काउंटेड एज अ कंटिन्यूस पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुटी। ठीक है। री एम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ छोड़कर कहीं और जाके ज्वाइन किया, क्या वो कंटिन्यूस पीरियड माना जाएगा? नहीं। जहाँ पे ज्वाइन किया वहाँ से फिर फ्रेश 5 ईयर मिनिमम उसको करना होगा टू बी एलिजिबल फॉर दी ग्रेजुटी। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे आउट हो जाते हैं, तो हमारा आंसर है मैटरनिटी ब्रेक विल कंस्टिट्यूट्स एज अ कंटिन्यूस पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुटी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हेन ग्रेजुटी इज पेएबल, कब ग्रेजुटी दी जाती है? तो ग्रेजुटी हमें रिटायरमेंट पे मिलती है, सुपर एनुएशन जब 60 साल हो जाते हैं तब मिलती है, या कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है या रिज़ाइन कर देता है तब मिलती है, या किसी की डेथ या डिसेबलमेंट हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज़ तब मिलती है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबव। ग्रेजुटी शैल बी पेएबल टू एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूस सर्विस फॉर नॉट लेस देन। तो यहाँ बोला है कि ग्रेजुटी कब किसी एम्प्लॉय को पेएबल होती है? जब वो कंटिन्यूस सर्विस देता है एक एस्टेब्लिशमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर मिनिमम कितने साल का। तो अभी हमने ऊपर बताया था कि 5 ईयर्स है ना, 5 ईयर की मिनिमम कंटिन्यूस सर्विस देनी होती है टू बी एलिजिबल फॉर द ग्रेजुटी। ओके, बट एक केस में अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसने कंपनी में ज्वाइन किया, 1 साल हुआ, 1 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, क्या वो ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल है? तो हमारा आंसर है यस, वो उसको ग्रेजुटी मिलेगा इवन दो 5 ईयर हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। ठीक है। तो किसी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है बिफोर कंप्लीटिंग 5 ईयर, देन also gratuity will be applicable on in that situation only। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन completion of continuous service of 5 year is not necessary where termination of employment of any employee is due to। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि किसी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो मिनिमम कंटिन्यूस कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सर्विस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये 5 ईयर कंप्लीट होने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इन रेजिग्नेशन के केस में मिनिमम 5 ईयर होना चाहिए तभी ग्रेजुटी अप्लीकेबल होगी। मगर किसी एम्प्लॉय की डेथ या डिसेबलमेंट हो जाता है, मान लीजिए वो डिसेबल हो गया परमानेंटली, नाउ ही कैन नॉट वर्क। ओके, उसका जो नेचर ऑफ वर्क में अगर कोई एम्प्लॉय परमानेंटली डिसेबल हो गया या उसकी डेथ हो गई तो इन दैट केस 5 ईयर इज नॉट नेसेसरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैन फॉरफीचर ऑफ ग्रेजुटी कैन बी मेड अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज। तो किसी की ग्रेजुटी को हम फॉरफिट कर सकते हैं क्या? ठीक है, फॉलोइंग केसेस के अंडर, कौन से फॉलोइंग केसेस के अंडर किसी की ग्रेजुटी को हम फॉरफिट कर सकते हैं, मतलब फॉरगो कर सकते हैं? अगर वो एम्प्लॉय राइटियस या डिसऑर्डरली कंडक्ट करता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़े करता है, तो उस केस में उसकी ग्रेजुटी फॉरफिट कर सकते हैं। एक्ट ऑफ वायलेंस करता है, किसी वायलेंस में टेक पार्ट करता है, तब भी उसकी ग्रेजुटी को फॉरफिट कर सकते हैं। ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, कोई एक मॉरल टर्पिट्यूड वाले ऑफेंस में वो इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस ऑल्सो। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। सो इन ऑल ऑफ द अबव केसेस द ग्रेजुटी में बी फॉरफिटेड, कैन बी फॉरफिटेड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में एग्जम्प्ट एनी फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड बाय द एक्ट और एनी एम्प्लॉय और अ क्लास ऑफ एम्प्लॉय
if the gratuity or pensionary benefit for employees are not less favorable than conferred under the act। तो यहाँ बोला गया है कौन एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी फैक्ट्री को या एस्टेब्लिशमेंट को जो इस एक्ट के अंदर कवर्ड है, या एनी एम्प्लॉई या क्लास ऑफ एम्प्लॉय को, इफ ग्रेजुटी और पेंशनरी बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय आर नॉट लेस फेवरेबल देन कन्फर्ड अंडर दिस एक्ट। अगर वो लेस फेवरेबल नहीं है उसके पार्ट में, उस कोई दूसरे एक्ट में उसको अगर ज़्यादा कुछ मिल रहा है, तो कौन सी गवर्नमेंट उसको ये एग्जेम्प्ट करने की पावर रखती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ही वो पावर है टू एग्जेम्प्ट एनी एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, किसी पर्सन को वो एलिजिबल है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अंडर द एक्ट, उसको एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी है टू एम्प्लॉयर को विद इन 30 डेज। ठीक है, उसको 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रेजुटी बिकम पेएबल। तो जिस दिन से उसकी ग्रेजुटी पेएबल होती है तो उसको 30 दिन के अंदर में एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी है एम्प्लॉयर को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ग्रेजुटी बिकम्स पेएबल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग पेएबल टू द पर्सन टू होम इट इज पेएबल। ठीक है, जब किसी भी पर्सन को अगर वो ग्रेजुटी पेएबल हो गई तो उस केस में उसको विद इन 30 डेज के अंदर में उसको ग्रेजुटी पे करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एम्प्लॉयर शैल पे फ्रॉम द डेट ऑन विच ग्रेजुटी बिकम्स पेएबल टू द डेट ऑन विच इट इज पेड द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉयर ने ग्रेजुटी पे करने में देरी करी, अगर 30 डेज में पेमेंट नहीं किया, सो बियॉन्ड दैट अगर वो पेमेंट हो जाती है, बियॉन्ड 30 डेज के बाद में अगर वो पेमेंट करता है, तो फ्रॉम दैट डेट, जिस डेट से वो पेएबल थी ग्रेजुटी, टिल दिस डेट में वो पे की गई, उस डेट में 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा जो कि कंपाउंडेड एनुअली होगा। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रेजुटी हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ। ठीक है, ग्रेजुटी को एग्जेम्प्ट किया गया है इन द फॉलोइंग अटैचमेंट्स। किसी भी सिविल कोर्ट का डिक्री ऑफ ऑर्डर, या रेवेन्यू कोर्ट का, या क्रिमिनल कोर्ट का कोई भी फाइन है, या सिविल कोर्ट का कोई फाइन है, रेवेन्यू कोर्ट का कोई फाइन है, तो उससे एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये कोई भी कोर्ट का कोई भी फाइन उसकी ग्रेजुटी से रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारा 19 का आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबव। चलिए देखते हैं अब हमारा आखिरी क्वेश्चन। इफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रवीन्स एनी प्रोविजन, एम्प्लॉयर किसी प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन करता है ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट। तो उसको मिनिमम 6 महीने से लेके 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर फाइन 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन उसके ऊपर लग सकता है। ठीक है, इसमें आप सेक्शन 9 ऑफ पेनल्टीज अंडर ग्रेजुटी एक्ट, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।